नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजराइल में जंग से छिड़ गई है। इसकी शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला बोल दिया, जिस पर ईरान ने सबक सिखाने की बात कही और अब ईरान की तरफ से भी बदले की कार्रवाई शुरू हो गई है। ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया है। इस हमले की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी और अब जब ईरान और इजराइल आमने सामने है तो अमेरिका अपने पांव पीछे खींचता नजर आ रहा है। तो नेतन्याहू ने ईरान के साथ छेड़ दी जंग। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हिंदुस्तान के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश से देश दुनिया में हड़कंप। वर्ल्ड मीडिया में चर्चा जारी। CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने घटना पर दी जानकारी। लॉस एंजल्स में विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल गार्ड की तैनाती अवैध। राष्ट्रपति ट्रंप को फेडरल कोर्ट से लगा झटका, अपील कोर्ट का किया रुख। आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध जैसे हालात। सीमाओं पर हो रही गोलीबारी, नागरिकों की सुरक्षा पर मंडराया खतरा। और चलते चलते में देखेंगे चांद पर गहरी चोट का खतरा, तेजी से आगे बढ़ रहा एस्टेरॉयड। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर बड़ा आरोप। कहा, गुटेरेस की बांग्लादेश यात्रा के दौरान ही यूनुस के सामने आया रोहिंग्या कॉरिडोर का प्रस्ताव। रूस से युद्ध पर यूक्रेन का बड़ा बयान। कहा, अब रूस पर दबाव बनाने का वक्त। यूक्रेन इसी साल खत्म करना चाहता है युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया, मैंने युद्ध रुकवाया। फोन कॉल और व्यापार से रोका युद्ध। कहा, भारत और पाकिस्तान को साथ लाने जा रहे। पाकिस्तान की अफगान नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी। महज 45 मिनट में सामान पैक कर देश छोड़ने को मजबूर अफगानी नागरिक। आतंक के लिए अफगानों पर दोष मढ़ता है पाकिस्तान। तो ईरान पर इजराइल ने हमला बोल दिया है। अपनी इस कार्रवाई को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है। इजराइल की कार्रवाई के बाद दुनिया में एक और जंग शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया में शुरू हुई इस जंग से बड़ी तबाही मचने की आशंका जताई जा रही है। इजराइल के हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि सुबह इजराइल ने हमारे देश के रिहायशी इलाकों पर हमला किया। इससे उसने अपनी गंदी और हिंसक सोच को साफ दिखा दिया। अब उसे इस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। इस हमले से इजराइल ने अपने लिए एक दर्दनाक अंजाम तय कर लिया है और वो अंजाम उसे जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर साफ कर दिया है कि हमला मेरे आदेश पर हुआ है और ये रुकेगा नहीं। यह ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक इजराइल को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित होती नहीं दिखती। यानी जब तक इजराइल के अस्तित्व पर संकट रहेगा, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इस बार यह कोई सीमित कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक और लंबा चलने वाला रणनीतिक ऑपरेशन है। यानी नेतन्याहू ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि इसे सीधे सीधे जंग माना जाए। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हमलों में ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज, एयर डिफेंस सिस्टम और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। इसके बाद इजराइल ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया और नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान की बदले की कार्रवाई का डर अमेरिका को भी लग रहा है, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी सेना की सुरक्षा करना है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। यानी अमेरिका को भी डर लग रहा है कि ईरान बड़ा हमला करने वाला है और यह भी साफ है कि बिना अमेरिका की मदद के इजराइल ईरान पर हमले का साहस नहीं कर सकता था। इजराइल के हमले से पहले ही जिस तरह से अमेरिका ने इराक से अपने राजनयिकों को निकाला था, उसके बाद ही साफ हो गया था कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। राइजिंग लॉयन को लेकर माना जा रहा है कि इजराइल के हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की जान चली गई। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि इजरायली हमले में परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेयदून अब्बासी की जान चली गई। परमाणु वैज्ञानिक अब्बासी पर 2010 में तेहरान की एक सड़क पर हमला किया गया था, लेकिन उस वक्त वो बच निकले थे। वही दूसरे व्यक्ति मोहम्मद मेहदी तेहरानची, जो तेहरान में इस्लामिक आजाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को इजरायली हमलों के बाद तेहरान और आसपास के इलाकों में हुए भारी नुकसान की तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं। यानी इजरायल ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया,
बल्कि रिहायशी क्षेत्रों पर भी हमले किए हैं। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कई घरों पर इजरायली हमले के बाद हुए नुकसान को साफ साफ देखा जा सकता है। इन हमलों में ईरान की सबसे संवेदनशील परमाणु सुविधा नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। प्रेस टीवी के वीडियो में इस स्थल से घना काला धुआं आसमान में ऊंचा उठता दिखाई दे रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि हमला काफी भीतर तक असरदार रहा है। ये वही नतांज साइट है जिसे पहले भी कई बार गुप्त ऑपरेशनों में निशाना बनाया गया था। ईरानी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दावा किया है कि इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी की भी जान इजरायली हमले में चली गई। वहीं इजरायल के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरान पर चल रहे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के पीछे 3 प्रमुख रणनीतिक कारण हैं। यह हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से पैदा हो रहे संकट की जड़ पर प्रहार करने की योजना है, जिससे भविष्य में इजरायल और विश्व को अस्थिरता से बचाया जा सके। सबसे बड़ा और तत्कालिक खतरा, जिसे अधिकारी ने न्यूक्लियर ट्रिगर करार दिया है, वो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के सबसे करीब पहुंच चुका है। वहीं CNN के मुताबिक अधिकारी ने बताया है कि ईरान के पास इतना फिसाइल मटेरियल है कि वो कुछ ही दिनों में 15 न्यूक्लियर बम बना सकता है। IAEA की रिपोर्टों के हवाले से भी अधिकारी ने बताया कि ईरान का यह कार्यक्रम अब सिर्फ सिविल उपयोग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरी तरह एक गुप्त सैन्य प्रोजेक्ट बन चुका है। दूसरा बड़ा संकट ईरान के हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ा है। ईरान इनकी संख्या को 2 गुना फिर 3 गुना करने की योजना पर काम कर रहा है। भले ही ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नहीं हो, लेकिन इतनी बड़ी मिसाइल ताकत भी अकेले इजरायल के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर सकती है। तीसरा कारण ईरान की तरफ से लंबे समय से चल रहे क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह, जिनमें हिजबुल्ला, हुती और दूसरे संगठन हैं, जिन्हें ईरान हथियार और तकनीक मुहैया कराता है। ये संगठन ईरान के इशारे पर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, जिससे देश को बहुस्तरीय और फैले हुए युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे हिंदुस्तान में हुए बड़े हादसे की। तो हिंदुस्तान के गुजरात में प्लेन क्रैश की खबर से हर जगह हड़कंप मच गया है। इस हादसे की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दुनिया के अलग अलग कोने से लोग इस घटना पर दुख जाहिर कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में हर कोई पीड़ित परिवारों को हिम्मत दे रहा है। अमेरिका, चीन से लेकर ब्रिटेन, यूक्रेन तक तमाम देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। वर्ल्ड मीडिया ने भी इस घटना को प्रमुखता से कवर किया। सबसे पहले बात करें अमेरिकी मीडिया में BBC की, तो BBC ने हेडलाइन पर लिखा, 242 लोगों को लेकर लंदन जा रहा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त। BBC ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विमान में सवार लोगों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। वहीं CNN ने लिखा कि लंदन जा रहा एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त, 242 यात्री सवार थे। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का एक पैसेंजर प्लेन सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन में लिखा था, एयर इंडिया का यात्री विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में एयर इंडिया के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर के बयान का जिक्र किया है। नटराजन ने इसे एक दुखद हादसा बताया, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, 242 यात्री सवार थे। द सन की बात करें तो बोइंग ड्रीमलाइनर विमान डॉक्टरों के हॉस्टल से टकराया, ये इसकी हेडलाइन थी। वहीं डेली मेल में लिखा था, एयर इंडिया प्लेन उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त। एक पुर्तगाली अखबार पब्लिको ने बताया कि प्लेन क्रैश में दोहरी राष्ट्रीयता वाले 7 पुर्तगाली सवार थे। आप जानते हैं कि 12 जून को एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 2 मिनट बाद ही ये फ्लाइट क्रैश हो गई। इस घटना में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। विमान यात्रियों में केवल एक शख्स ही बच पाया और बाकी सभी 241 यात्रियों की जान चली गई। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। लोगों की पहचान के लिए DNA टेस्ट लिए जा रहे हैं। प्लेन क्रैश साइट पर NSG की टीम जांच के लिए पहुंच गई है।
एयर इंडिया ने अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गैटविक एयरपोर्ट पर मृतकों के परिजनों की मदद के लिए हेल्प सेंटर खोले हैं। भारत के लिए 1800569144 और भारत के बाहर से 8062779200 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अगली खबर में बात होगी अमेरिका की। तो डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन नीतियों के चलते पूरा अमेरिका इस वक्त हिंसा में सुलग रहा है और सबसे ज्यादा हिंसा लॉस एंजल्स में देखने को मिल रही है, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन की तरफ से यहां नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई। नेशनल गार्ड्स को लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नेशनल गार्ड्स की तैनाती को अवैध बताते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिस पर सुनवाई करने के बाद फेडरल कोर्ट ने भी ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाते हुए लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती ट्रंप के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आती और ये असंवैधानिक है। 10वें संशोधन के तहत ये ट्रंप के वैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 4000 गार्ड्स के साथ 70 मरीन्स की तैनाती की थी। फेडरल कोर्ट के आदेश में यह बताया गया कि लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स की तैनाती राज्य सरकार की सहमति के बिना वैध नहीं है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने राज्य की इच्छा के विरुद्ध नेशनल गार्ड की तैनाती को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। इस फैसले में यह भी कहा गया कि संघीय सरकार राज्य की इच्छा के खिलाफ आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, जब तक कि संविधान के तहत कोई इमरजेंसी घोषित नहीं की जाती। ट्रंप सरकार की तरफ से राज्य सरकार की सहमति के बिना किए गए हस्तक्षेप पर कानूनी रोक लगाई गई है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से फेडरल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई, जिस पर अपीलीय अदालत ने सरकार को राहत देते हुए फेडरल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया कि फेडरल कोर्ट का आदेश केवल नेशनल गार्ड के जवानों पर लागू होता है, नौसेना पर नहीं, जिन्हें लॉस एंजल्स के विरोध प्रदर्शनों के दौरान तैनात किया गया था। कोर्ट ने कहा कि वो नौसेना पर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी मोर्चा नहीं संभाला है। अपीलीय अदालत अब 17 जून को इस मामले में सुनवाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की नीतियों के खिलाफ पूरे अमेरिका में प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर जहां इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी ICE के खिलाफ प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किए गए, वहीं कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी देखी गई। उग्र विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अधिकारियों ने लॉस एंजल्स और स्पोकेन में कर्फ्यू लगा दिया है। टेक्सास और मिसौरी के रिपब्लिकन गवर्नर ने प्रदर्शनों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों की मदद के लिए सैन्य जवानों को तैयार रहने को कहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे एक नई जंग की आहट की। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सैन्य टकराव हुआ था और दोनों ही देशों के हथियारों के बीच एक और जंग की अब आशंका बनने लगी है। दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुए सैन्य टकराव के वक्त आर्मेनिया हिंदुस्तान के पाले में था, तो अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया और अब ये दोनों ही देश आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों की सीमाओं पर लगभग रोज ही गोलीबारी हो रही है। आर्मेनिया का दावा है कि ये गोलीबारी अजरबैजानी सैनिक करते हैं, जो अक्सर रात को 10 बजे के आसपास होती है। इस दौरान अजरबैजानी सैनिक आसमान की ओर गोलियां चलाते हैं। हालांकि कई बार ये गोलियां सीमा पार आर्मेनियाई इलाकों में स्थित घरों पर भी लगती हैं। हालांकि इससे अभी तक कोई इंसान घायल नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच 1990 के दशक की शुरुआत से ही भारी सैन्यीकरण वाली 1000 किलोमीटर लंबी सीमा बंद है। पिछले 40 सालों में दोनों देशों ने 2 बड़े युद्ध लड़े हैं, जिससे कोकेशस में अस्थिरता आई है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो यूरोप की ओर प्रमुख तेल और गैस पाइपलाइनों को ले जाता है और रूस, ईरान और तुर्की के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। और इसी पर कब्जे को लेकर एक बार फिर से युद्ध की आशंका बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ये दोनों देश लड़ते हैं तो हिंदुस्तान और इजराइल भी आमने सामने होंगे, क्योंकि अजरबैजान जहां इजरायली हथियारों का बड़ा खरीदार है, तो आर्मेनिया ने हिंदुस्तान से बड़ी संख्या में हथियार खरीदे हैं, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल सिस्टम और कल्याणी ग्रुप की तोप भी शामिल है। ऐसे में अगर अजरबैजान के साथ संघर्ष होता है तो आर्मेनिया इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। और अब चलते चलते में देखेंगे चांद पर मंडराते खतरे को। तो धरती का विनाश कैसे होगा? डूम्सडे क्या बला है? कयामत आएगी तो कैसी होगी? आमतौर पर ये सवाल तो सबके जहन में आते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी धरती से थोड़ी दूर बैठे चांद को लेकर ऐसा सोचा है? ऐसे में अगर आपको बताया जाए कि चांद पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो ये शायद आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा, लेकिन अब हकीकत में ऐसा हो रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद को लेकर डरावनी और काफी चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वो खतरा है जो हमेशा से पृथ्वी यानी हमारी धरती के ऊपर मंडराता था, लेकिन इस बार इससे चांद को चोट पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। नासा के डेटा के मुताबिक एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड चांद की ओर बढ़ रहा है और अगर इसकी टक्कर चांद से हो गई तो कुछ नुकसान भी संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एस्टेरॉयड का नाम 2024 YR4 है। यह क्षुद्र ग्रह 22 दिसंबर 2032 को चंद्र की सतह से टकरा सकता है और इसकी संभावना पहले तो 3.8% थी, लेकिन अब यह बढ़कर 4.3% हो गई है। हालांकि नासा का कहना है कि इस तरह के डेटा में लगातार परिवर्तन संभव है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि जैसे जैसे डेटा आता है, टक्कर होगी या नहीं, और अगर होगी तो किस तरह होगी और उसका क्या नुकसान होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसी कई संभावनाओं की स्टडी के लिए मौके बनते रहते हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।